नमस्कार दोस्तों। रतन जीएस क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। दोस्तों, पिनाइकल पब्लिकेशन का एसएससी सामान्य अध्ययन की पुस्तक जो कि 4th एडिशन की पुस्तक है और इसमें कुल मिलाकर 6500 प्लस टीसीएस एमसीक्यू क्वेश्चन है जो कि पिछले एसएससी के किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। दोस्तों, इसके अलावा बात करें तो इस पुस्तक में फरवरी 2023 तक के प्रश्न को शामिल किया गया है और वो पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ में दिया गया है। इसके अलावा बात करें तो यह पुस्तक जो है वो चैप्टर वाइज विभाजित है जो कि विशुद्धता हिंदी माध्यम से है। बात करें कि यह पुस्तक किस किस एग्जाम को कवर करेगी तो वो करेगी दोस्तों एसएससी सीजीएल, एसएससी सीपीओ, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी जेई, एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी, इसके अलावा स्टेनो, दिल्ली पुलिस, सिलेक्शन पोस्ट और भी जितनी सरकारी एग्जाम्स है विशेषकर वनडे एग्जाम्स, उन सभी के सभी एग्जाम्स को ये कवर करने वाली पुस्तक है। दोस्तों, एक बार इसके विषय सूची को देखें तो इसके विषय सूची में कुल मिलाकर के 9 अध्याय हैं जो कि 9वां अध्याय करंट अफेयर्स का है। इसकी जानकारी हम लोग इस पुस्तक में नहीं करेंगे। करंट अफेयर्स का सोर्स दूसरा रहेगा क्योंकि ये करंट अफेयर्स पुराना हो चुका होगा। फिलहाल बात करें दोस्तों बचे हुए 8 अध्याय के बारे में तो इसमें हम लोग स्टैटिक जीके को पूर्ण रूप से कंप्लीट कर चुके हैं। इसके अलावा इतिहास, राज्य व्यवस्था, भूगोल, फिर से उसके बाद में भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान, यहाँ तक हम लोग पूर्ण रूप से पढ़ाई कर चुके हैं। आज के सेशन में दोस्तों अर्थशास्त्र का हम लोग आखिरी सेगमेंट करने वाले हैं और आज अर्थशास्त्र भी पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों हम लोग बचे हुए चैप्टर जो रसायन विज्ञान का है उसको हम लोग पूर्ण रूप से कवर करेंगे। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अर्थशास्त्र में हम लोग कितना पढ़ाई कर चुके हैं और कितना बाकी है। फिलहाल देखते हैं इसके विषय सूची को। अर्थशास्त्र के बारे में बात करें दोस्तों तो इसमें पहला अध्याय से लेकर कुल मिलाकर बात करें तो हम लोग 12 अध्याय को पूर्ण रूप से कवर कर चुके हैं और आज के सेशन में हम लोग विविध को जो कि 13वां अध्याय है उसको हम लोग देखेंगे और पूर्ण रूप से कंप्लीट करेंगे। तो इस तरीके से हम लोगों का इकोनॉमिक्स भी पूर्ण रूप से कवर हो जाएगा। फिर इसके बाद बचा हुआ जो सेगमेंट है रसायन विज्ञान अर्थात केमिस्ट्री, उसको हम लोग पूर्ण करने का प्रयास करेंगे और इस तरीके से पूरा का पूरा पुस्तक खत्म हो जाएगा। फिलहाल दोस्तों चलते हैं अपने सेशन की और शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से जो कि विविध से संबंधित होने वाला है। तो इस तरीके से आज का पहला प्रश्न और कुल मिलाकर बात करें तो 390 नंबर प्रश्न जो कि विविधि से संबंधित है। प्रश्न है कि MRTP अधिनियम वर्ष 1969 में एम अक्षर का पूर्ण रूप क्या है। दोस्तों, एम अक्षर के पूर्ण रूप की बात करें तो वो हो जाएगा मोनोपोलीज, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को। इसका डिस्क्रिप्शन है कि एकाधिकार और प्रतिबंधित व्यापार व्यवहार अधिनियम अर्थात MRTP मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड पार्टिकिस एक्ट अधिनियम ये वर्ष 1969 ईस्वी में अधिनियमित किया गया था और 1 जून वर्ष 1970 ईस्वी से इसे लागू किया गया। इस अधिनियम के बारे में बात करें तो इस अधिनियम को 1 सितंबर वर्ष 2009 ईस्वी से प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 जो कि राघवन समिति की सिफारिश पर किया गया था उसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। इसके अलावा बात करें तो प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को प्रतिस्पर्धा अर्थात संशोधन अधिनियम 2007 के द्वारा संशोधित किया गया था। इसके बाद में अगला प्रश्न 391 नंबर क्वेश्चन की संयुक्त देयता समूह आमतौर पर एक अनौपचारिक समूह होता है जिसमें डैश ऐसे व्यक्ति शामिल होते हैं जो पारस्परिक गारंटी पर ऋण चाहते हैं। दोस्तों, उसमें कुल मिलाकर के 4 से 10 व्यक्ति शामिल होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसका डिस्क्रिप्शन है कि संयुक्त देयता समूह अर्थात JLG एक अनौपचारिक समूह है जिसमें व्यक्तिगत रूप से या समूह तंत्र के माध्यम से पारिस्थितिक गारंटी के विरुद्ध बैंक ऋण प्राप्त करने के प्रयोजनों के लिए अधिमानतः 4 से 10 व्यक्ति शामिल किया जाता है। इसके बाद में बात करें तो ऋण आमतौर पर जो है वो कृषि उद्देश्यों या उससे संबंधित गतिविधियों के लिए ही दिए जाते हैं। जबकि इसके बाद बात करते हैं दोस्तों तो वो है कि JLG एक क्रेडिट ओरिएंटेड ग्रुप है जबकि सेल्फ हेल्प ग्रुप एक सिविक ओरिएंटेड ग्रुप है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है 392 नंबर प्रश्न ग्रामीण भारत में वर्ष 2011-12 में गरीबी अनुपात घट करके कितनी हो गई थी। दोस्तों, ग्रामीण भारत में यदि 2011-12 के आंकड़ों की बात करें तो उस दौरान गरीबी का अनुपात घट के हो गया था दोस्तों 30.9%। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसका डिस्क्रिप्शन है कि ग्रामीण भारत में गरीबी अनुपात इसकी बात करें तो ये वर्ष 2009-10 में 39.6% से घट करके वर्ष 2011-12 में 30.9% और वहीं यदि शहरी भारत में बात करें तो ये 35.1% से घट करके ये 26.4% हो गई थी।
इसके बाद बात करें दोस्तों तो गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या के अनुपात को गरीबी अनुपात या हेड काउंट अनुपात कहा जाता है, जबकि गरीबी से संबंधित जो समिति है वो है VM दांडेकर और एन रथ, जो कि वर्ष 1971 से संबंधित है। इसके अलावा अलग समिति है जो कि वर्ष 1979 से संबंधित है, और इसके अलावा भी कोई समितियां हैं जिसका नाम है दोस्तों लकड़ावाला समिति वर्ष 1993, तेंदुलकर समिति 2009, जबकि सी रंगराजन समिति 2012। ये सारी की सारी समितियां जो है वो गरीबी से संबंधित समितियां हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न 393 नंबर क्वेश्चन की डैश बेरोजगारी व्यापार चक्र में आर्थिक गतिविधियों में बदलाव के साथ होती है। दोस्तों उपयोग होता है चक्रीय, अर्थात चक्रीय बेरोजगारी में ही व्यापार चक्र में आर्थिक गतिविधियों में बदलाव के साथ होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। इसका डिस्क्रिप्शन है कि चक्रीय बेरोजगारी का उदाहरण हो जाएगा स्वास्थ्य देखभाल के कार्यकर्ता हैं जो कि मंदी के दौरान बर्खास्तगी के कारण अपनी नौकरी को खो देते हैं। इसके अलावा बात करें तो आंशिक बेरोजगारी अर्थात अल्पकाल्पनिक बेरोजगारी की बात करें तो यह तब होता है जब कोई व्यक्ति स्वेच्छापूर्वक नौकरी या एक नए व्यवसाय खोज रहा होता है। इसके अलावा संरचनात्मक बेरोजगारी के बारे में बात करें तो उपलब्ध नौकरियों और बेरोजगारों के कौशल स्तरों के बीच में असंतुलन को ये संदर्भित करती है। जबकि तकनीक मूलक बेरोजगारी की बात करें दोस्तों तो ये तकनीक मूलक बेरोजगारी का परिणाम अर्थव्यवस्था में नई तकनीकी शुरुआत से होता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन हो जाएगा 394 नंबर प्रश्न, वर्ष 1955 ईस्वी में ग्राम और लघु उद्योग के लिए गठित समिति का नाम बताइए। दोस्तों वर्ष 1955 ईस्वी में ग्राम और लघु उद्योग के लिए कुछ समिति का गठन किया गया था और उसका नाम था कार्बे समिति। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, कार्बे समिति। इसका डिस्क्रिप्शन है कि कार्बे समिति जिसका गठन वर्ष 1955 ईस्वी में किया गया था और इसका संबंध रहा था ग्रामीण विकास और लघु उद्योग के विकास और ग्रामीण विकास से, जबकि रंगराजन समिति का गठन किया गया था वर्ष 2014 में और इसका संबंध रहा था गरीब मापन पद्धति की समीक्षा करने के लिए, जबकि बासेल समिति वर्ष 1974 से संबंधित है और ये बनाया गया था दुनिया भर में बैंकिंग पर्यवेक्षण की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए ही वित्तीय स्थिरता को बढ़ाने के लिए, जबकि नरसिम्हा समिति वर्ष 1991 से लेकर के 1998 के बीच में इसे स्थापित किया गया था और इसका उद्देश्य रहा था कि भारत के बैंकिंग क्षेत्र का विश्लेषण किया जाए। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 395 नंबर प्रश्न, जुलाई वर्ष 1968 ईस्वी में गेहूं क्रांति शीर्षक से एक विशेष डाक टिकट किसने जारी किया था। दोस्तों इसे जारी किया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। इसका डिस्क्रिप्शन है कि इंदिरा गांधी ने जुलाई वर्ष 1968 ईस्वी में गेहूं क्रांति नाम के एक विशेष डाक टिकट जारी किया था। इसके अलावा बात करें तो गेहूं क्रांति जिसको कि हरित क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, इसकी शुरुआत वर्ष 1960 के दशक में अर्थात तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान वर्ष 1961 से 1966 के तहत ही किया गया था। और इसके बाद बात करें दोस्तों तो चावल और गेहूं की उच्च उपज वाली किस्मों को शुरू करने के लिए ही किया गया था। इसके बाद बात करें तो भारत में यदि हरित क्रांति की बात करें तो भारत में हरित क्रांति के जनक के तौर पर माने जाते हैं MS स्वामीनाथन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 396 नंबर प्रश्न की शहरी भारत में वर्ष 2011-12 में गरीबी अनुपात घट करके कितनी हो गई थी। शहरी भारत में यदि 2011-12 के दौरान गरीबी अनुपात के बारे में बात करें तो कहने का मतलब है कि अगर 2011-12 के बारे में बात करें तो 2011-12 में शहरी क्षेत्रों में अर्थात शहरी भारत में गरीबी अनुपात जो है वो घट करके हो गई थी 26.4%। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसका डिस्क्रिप्शन है कि गरीबी अनुपात एक ग्रामीण भारत 39.6% जो कि 2009-10 के आसपास में थी और उससे घट करके ये 30.9% हो गई थी 2011-12 में। और वहीं यदि शहरी क्षेत्र के बारे में बात करें तो शहरी भारत में ये 35.1% से 26.4% हुई थी, जबकि जून 2012 में बात करें तो योजना आयोग के द्वारा गठित विशेषज्ञ समूह ने 30 जून 2014 ईस्वी को गरीबी के मापन के लिए एक पद्धति की समीक्षा करने के लिए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर सी रंगराजन थे। इसके अलावा वर्ष 2011-12 में बात करें तो 2011-12 में 363 मिलियन गरीब से नीचे थे, जबकि नई गरीबी रेखा 2011-12 की बात करें तो इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में 972 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 1407 रुपये प्रति व्यक्ति मासिक खपत व्यय पर आधारित है। इसके बाद में अगला प्रश्न है 397 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित में से
क्या वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन को बढ़ावा या बढ़ाने के लिए आधुनिकीकरण को दर्शाता है? दोस्तों, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो आधुनिकीकरण है वह है दोस्तों नई तकनीक को अपनाना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो इसका डिस्क्रिप्शन है कि प्रौद्योगिकी अपनाने से तात्पर्य समाज में नई तकनीकी को स्वीकार करना से है, एकीकृत करने से है और फिर उपयोग की प्रक्रिया से है। इसके अलावा बात करें तो आधुनिकता के लक्षण जो हैं वे हैं राष्ट्र राज्य का उदय और एक राजनीतिक और सामाजिक विश्वास के रूप में सहिष्णुता के विकास। इसके अलावा औद्योगिकीकरण, व्यापारीवाद और पूंजीवाद का उदय। इसके अलावा बात करें तो गैर पश्चिमी दुनिया की खोज और उपनिवेशीकरण। फिर से इसके अलावा बात करें तो ये प्रतिनिधि लोकतंत्र का उदय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बढ़ती भूमिका और शहरीकरण, ये सारे के सारे इसके अंतर्गत हैं। इसके बाद अगला प्रश्न 398 नंबर क्वेश्चन के वर्ष 1991 ईस्वी में भारतीय रुपये अवमूल्यन कितने चरणों में किया गया? वो किया गया दोस्तों 2 बार में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 बार में। इसका डिस्क्रिप्शन है कि भारतीय रुपया का अवमूल्यन जो है वो 3 बार हुआ था। पहली बार वर्ष 1949 ईस्वी में, दूसरी बार 1966 ईस्वी में। 1991 में अवमूल्यन की प्रक्रिया तीसरी बार हुई थी और 1 जुलाई और 3 जुलाई को 2 चरणों में की गई थी। जबकि वर्ष 1991 की बात करें तो इसको अक्सर भारत में आर्थिक सुधार के वर्ष के रूप में जाना जाता है। जबकि भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो 1 रुपये से ऊपर के सभी करेंसी नोट जारी किया था। इसके बाद अगला प्रश्न है 399 नंबर की LERMS नीति के अनुसार RBI के द्वारा सुनिश्चित की गई आधिकारिक विनिमय दर पर विनिमय के लिए विदेशी मुद्रा विनिमय आय का कितना प्रतिशत आवश्यक था? वो था दोस्तों 40%। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा 40%। इसका डिस्क्रिप्शन है कि भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात RBI भारत का केंद्रीय बैंक है और भारतीय बैंकिंग प्रणाली के नियम के लिए जिम्मेदार नियामक निकाय भी है। इसके अलावा बात करें तो यह वित्त मंत्रालय भारत सरकार के स्वामित्व में है और हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश के आधार पर ही वर्ष 1935 ईस्वी में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। कहने का मतलब है कि अगर भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना वर्ष 1935 ईस्वी में हुई थी और किसके सिफारिश पर हुई थी दोस्तों? तो हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर ही की गई थी। इसके बाद अगला प्रश्न 400 नंबर क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वैश्वीकरण के संबंध में यहाँ पे 2 कथन दिया गया है और दोनों कथनों में से बताना है कि कौन सा कथन सही है। यदि हम लोग पहले कथन की बात करें तो कथन है कि इसमें आर्थिक, सामाजिक और भौगोलिक सीमाओं से परे नेटवर्क और गतिविधियों का निर्माण शामिल है, जो कि बिल्कुल सही कथन है। इसके अलावा अगला कथन है कि आउटसोर्सिंग वैश्वीकरण प्रक्रिया के महत्वपूर्ण परिणामों में से एक है, अर्थात ये दोनों के दोनों कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 ये दोनों सत्य है। इसका डिस्क्रिप्शन है कि वैश्वीकरण बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश के माध्यम से देशों के बीच एक एकीकरण है। इसके अलावा बात करें तो पीटर सदरलैंड को वैश्वीकरण का जनक कहा जाता है। यदि वैश्वीकरण के जनक की बात करें तो वैश्वीकरण के जनक कहा जाता है पीटर सदरलैंड को। भारत में वैश्वीकरण वर्ष 1991 PV नरसिम्हा राव के नेतृत्व में ही मनमोहन सिंह के द्वारा किया गया था। जबकि सुधार के 3 मुख्य स्तंभ थे और वे थे दोस्तों उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण। इसके बाद अगला प्रश्न 401 नंबर क्वेश्चन की आधुनिक तकनीक के उपयोग से उच्च विकास दर और अर्थव्यवस्था की आत्मनिर्भरता तभी प्राप्त की जा सकती है जब दोस्तों बात करें कि आर्थिक समृद्धि का लाभ गरीबों तक पहुंचे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो इसका डिस्क्रिप्शन है कि आर्थिक समृद्धि का लाभ गरीब लोगों तक पहुंचता है, अर्थात इसके यदि अतिरिक्त तथ्य की बात करें तो आत्मनिर्भरता एक व्यक्ति, एक घर या एक समुदाय की सामाजिक और आर्थिक क्षमता है जो कि अस्थायी रूप से और गरिमा के साथ आवश्यक जरूरतों को पूरा करती है। इसके अलावा अर्थव्यवस्था के 5 स्तंभों पर आधारित आत्मनिर्भर भारत अर्थव्यवस्था आधारभूत संरचना अर्थात इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके अलावा बात करें तो प्रणाली अर्थात सिस्टम, जनसंख्या की और मांग अर्थात डिमांड, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन 402 नंबर प्रश्न है MNCS के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? दोस्तों यदि इसके बारे में बात करें तो पहला कथन है कि एक बहुराष्ट्रीय कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो कि एक से अधिक देशों में उत्पादन का स्वामित्व या नियंत्रण रखती है, जो कि बिल्कुल सही बात है। इसके अलावा दूसरा कथन है कि वे स्वदेश में एकाधिकार स्थापित करती है, ये बात सही नहीं है। अगला कथन है कि उन्हें राज्य विहीन संगठन भी कहा जाता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से 1 और 3 सही हो रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। केवल कथन 1 और 3 सही है। इसका डिस्क्रिप्शन कह रहा है कि
केवल कथन 1 और 3 सही है, अर्थात MNC बहुराष्ट्रीय निगम वॉलमार्ट रेवेन्यू के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी MNC रही है। अगला क्वेश्चन है 403 नंबर प्रश्न, कृषि क्षेत्र में सबसे अधिक लोगों के काम करने के पीछे क्या कारण है? दोस्तों, कृषि क्षेत्र में ही सबसे अधिक लोग काम करते हैं, इसके पीछे कारण क्या है? यदि इसके पीछे के कारण की बात करें तो यह है दोस्तों कि अन्य क्षेत्र जो है वो कृषि से लोगों को अवशोषित नहीं करती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो इसका डिस्क्रिप्शन है कि अन्य क्षेत्र कृषि से लोगों को अवशोषित नहीं करते हैं। दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था में 3 क्षेत्र हैं। पहला है प्राथमिक क्षेत्र, और यदि प्राथमिक क्षेत्र के उदाहरण की बात करें तो प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण हो जाएगा कृषि, इसके अलावा खनन, मत्स्य पालन, वानिकी, डेयरी इत्यादि, ये सभी के सभी प्राथमिक क्षेत्र के उदाहरण हैं। जबकि द्वितीयक क्षेत्र की बात करें तो यह है दोस्तों कपड़ा उत्पादन, कार निर्माण और हस्तकला। जबकि तृतीय क्षेत्र की बात करें तो इसमें हो जाएगा दोस्तों प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के विकास में सहायता करता है ये, और इसका उदाहरण होता है परिवहन, संचार, व्यापार, स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रशासन। इस तरीके से अगला क्वेश्चन 404 नंबर प्रश्न, दिवालियापन कानून सुधार समिति अर्थात BLRC की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? दिवालियापन कानून सुधार समिति की बात करें तो इसकी स्थापना वर्ष 2014 में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसका डिस्क्रिप्शन है कि समिति के अध्यक्ष डॉक्टर TK विश्वनाथन थे, जबकि अन्य तथ्य के बारे में बात करें तो दी इंसॉल्वेंटी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया अर्थात IBBI की स्थापना वर्ष 2016 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है 405 नंबर क्वेश्चन के वर्ष 2011-12 में भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्ति का प्रतिशत लगभग कितना था? 2011-12 के बारे में बात करें दोस्तों तो वो था 25.7%। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसका डिस्क्रिप्शन है कि वर्ष 2011-12 में गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्ति का प्रतिशत 25.7% रहा था, जो कि ग्रामीण क्षेत्र से थे। इसके अलावा यदि शहरी क्षेत्रों की बात करें तो यह 13.7%, और संपूर्ण भारत की बात करें तो संपूर्ण भारत में 21.9% रहा था। इसके बाद में बात करें तो सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के तहत ही अर्थात NSSO अर्थात नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस ने वर्ष 2011-12 में सर्वेक्षण किया था, और इसके लिए जो समिति थी दोस्तों, ये समिति थी गरीबी रेखा का माप करने वाली समिति, और वो समिति थी दोस्तों तेंदुलकर समिति, जिसकी स्थापना वर्ष 2009 में की गई थी। और इसके अलावा एक और समिति थी जिसका नाम था रंगराजन समिति, इसकी स्थापना वर्ष 2014 में की गई थी। अगला प्रश्न हो जाएगा 406 नंबर क्वेश्चन, औद्योगिक क्षेत्र पर नीतियों के प्रभाव की पहचान करने के लिए एक अच्छा संकेतक क्या है? वो संकेत है दोस्तों सकल घरेलू उत्पाद में उद्योग क्षेत्र की हिस्सेदारी में वृद्धि। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। इसका डिस्क्रिप्शन है कि औद्योगिक क्षेत्र पर नीतियों के प्रभाव के अच्छे संकेतक GDP में उद्योग क्षेत्र के हिस्सेदारी में वृद्धि, श्रम का एक अधिक कुशल विभाजन और विकास में तेजी, तकनीकी नवाचार। औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक ये राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के द्वारा। अगला प्रश्न है 407 नंबर क्वेश्चन की भारत में गरीबी का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया था? दोस्तों, भारत में गरीबी का आकलन करने के लिए जिस समिति का गठन किया गया था वह समिति थी तेंदुलकर समिति। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, तेंदुलकर समिति। इसका डिस्क्रिप्शन है कि तेंदुलकर समिति का गठन वर्ष 2009 में किया गया था, और ये गरीबी आकलन के लिए ही बनी थी। इसके अलावा भी जो समिति थी वो थी दोस्तों अलग समिति 1979 में, लकड़ावाला समिति 1993 और सी रंगराजन समिति वर्ष 2012 में बनाई गई थी। इसके बाद अगला प्रश्न 408 नंबर क्वेश्चन, यहाँ विभिन्न क्षेत्रों वर्ष 2011-12 में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के प्रतिशत का आंकड़ा दिया गया है। निम्नलिखित का सही ढंग से मिलान करना है। दोस्तों, एक तरफ क्षेत्र है और दूसरी तरफ गरीबी रेखा से नीचे लोगों का प्रतिशत दिया गया है। कहने का मतलब है कि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत कितना था। इसके बारे में बात करें तो ये था दोस्तों 25.7%, अर्थात एक का मिलान होगा 20 से। इसके अलावा शहरी क्षेत्रों में कितना प्रतिशत था? शहरी क्षेत्रों में 13.7%, जबकि पूरे देश की बात करें तो 21.9% था। इस आधार पर देखें दोस्तों तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात एक का मिलान 20 से, 2 का सी से और 3 का ए से होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो इसका डिस्क्रिप्शन है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 22% गरीबी रेखा से नीचे BPL वाले लोग हैं। दोस्तों, गरीबी रेखा से नीचे अर्थात BPL में रहने वाले लोगों का अनुपात 2004-05 में से घट करके
2% से घट करके 11-12 में ये हो गई थी दोस्तों 22%। इसके बाद में बात करें तो वर्ष 2011 में ये जनगणना की आज़ादी के बाद 7वीं जनगणना वर्ष 2011 में जनगणना का नारा था हमारा जनगणना हमारा भविष्य। इसके बाद में अगला क्वेश्चन 409 नंबर प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत MS स्वामीनाथन ने कब की थी? वो हुआ था दोस्तों वर्ष 1960 के दशक में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा 1960। इसका डिस्क्रिप्शन है कि नॉर्मन बोरलॉग जो कि विश्व में हरित क्रांति के जनक के तौर पे जाने जाते हैं। इसके अलावा डॉक्टर MN स्वामीनाथन जो कि हरित क्रांति के जनक भारत में जाने जाते हैं। और इसके अतिरिक्त तथ्य की बात करें तो दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए अपनाए गए कार्यक्रम को भारत में श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाता है, जिसे कि ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा यदि वर्गीज कुरियन के बारे में बात करें तो वर्गीज कुरियन ये भारत में श्वेत क्रांति के जनक रहे हैं। अगला प्रश्न 410 नंबर कि भारत में गरीबी के आंकड़े 2011-12 के अनुसार चंडीगढ़ में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की जनसंख्या का प्रतिशत कितना रहा था? यदि केवल चंडीगढ़ की बात करें 2011-12 के दरमियान तो उस दौरान था दोस्तों 21.81%। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। इसका डिस्क्रिप्शन है कि भारत में गरीबी का अनुमान 2011-12 के अनुसार बात करें तो भारतीय आबादी के लगभग 22% अर्थात 21.9% ये गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं, जैसा कि तेंदुलकर पद्धति का उपयोग करके अनुमान लगाया गया था। वहीं 2011-12 के बारे में बात करें तो इसमें गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली जनसंख्या ग्रामीण भारत में 25.7% और शहरी क्षेत्रों में या शहरी भारत में 13.7% रही थी। अगला प्रश्न है 411 नंबर क्वेश्चन कि भारत में गरीबी के आंकड़े 2011-12 के अनुसार गरीबी रेखा के नीचे की आबादी के सबसे कम प्रतिशत किस समूह में है? दोस्तों सबसे कम प्रतिशत की बारे में बात करें तो वे रहा था गोवा और केरल में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। कहने का मतलब है कि 2011-12 की जनगणना के अनुसार जो गरीबी प्रतिशत है वो गोवा और केरल में सबसे कम रही थी। इसके बाद में देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन को। इसका डिस्क्रिप्शन है कि गोवा में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत सबसे कम रहा था, मात्र 5.09%। इसके बाद केरल का स्थान आता है, केरल में 7.05% है। दोस्तों गरीबी रेखा से नीचे एक बेंचमार्क है जिसका उपयोग भारत सरकार के द्वारा आर्थिक नुकसान को इंगित करता है और सरकारी सहायता करता है। अगला प्रश्न है 412 नंबर क्वेश्चन की आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण अर्थात PLFS कौन जारी करता है? PLFS के बारे में बात करें तो ये राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को। इसका डिस्क्रिप्शन है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय अर्थात NSO ने आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण लॉन्च किया। PLFS की पहली रिपोर्ट 2017-18 की अवधि के लिए जून 2019 में प्रकाशित हुई थी। दोस्तों PLFS के लिए बेरोजगारी दर को 2 दृष्टिकोण के तहत मापा जाता है। पहला है दोस्तों सामान्य स्थिति और दूसरा है वर्तमान दृष्टिकोण और साप्ताहिक स्थिति दृष्टिकोण। इसके अलावा बात करें तो सामान्य स्थिति दृष्टिकोण के लिए संदर्भ अवधि 1 वर्ष है और वर्तमान साप्ताहिक स्थिति के लिए दृष्टिकोण 1 सप्ताह है। इसके बाद अगला प्रश्न है 413 नंबर क्वेश्चन। प्रश्न है कि सहकारी क्षेत्र के उद्योग कच्चे माल के उत्पादकों और आपूर्तिकर्ताओं के द्वारा संचालित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सहकारी क्षेत्र के उद्योग का उदाहरण है? दोस्तों सहकारी क्षेत्र के यदि उद्योग के उदाहरण की बात करें तो वे है चीनी उद्योग। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, चीनी उद्योग। इसका डिस्क्रिप्शन है कि चीनी उद्योग टिस्को की बात करें अर्थात टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ये जमशेदपुर झारखंड में सुवर्ण रेखा और खरकई नदी के तट पर स्थित है। इसके अलावा भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड अर्थात भेल BHEL, इसकी स्थापना वर्ष 1956 ईस्वी में नई दिल्ली में की गई थी, जो कि भारत की सबसे बड़ी सरकारी स्वामित्व वाली बिजली उत्पादक उपकरण निर्माता है। इसके अलावा इंडियन ऑयल के बारे में बात करें तो ऑयल इंडिया लिमिटेड जिसका मुख्यालय दुलियाजान असम में है और ये भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के स्वामित्व में एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 414 नंबर प्रश्न की सरकार द्वारा डैश से लड़ने के लिए अंत्योदय अन्न योजना शुरू की गई थी। दोस्तों अंत्योदय योजना शुरू की गई थी गरीबी से लड़ने के लिए, अर्थात गरीबी के लिए ही अंत्योदय योजना शुरू की गई थी सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा।
इसका डिस्क्रिप्शन है कि अंत्योदय अन्न योजना अर्थात AAY एक सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना है जिसे कि वर्ष 2000 ईस्वी में भारत में गरीबी से लड़ने के लिए लागू किया गया था और इसे सबसे पहले राजस्थान राज्य में लागू किया गया था, जबकि गेहूं जो है 3 रुपये प्रति किलो और चावल 2 रुपये प्रति किलो के हिसाब से उपलब्ध करवाया गया था। अगला प्रश्न है 415 नंबर क्वेश्चन की शहरी क्षेत्रों में इनमें से प्रायः किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। यदि शहरी क्षेत्रों के बारे में बात करें तो शहरी क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगारी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, शिक्षित बेरोजगारी। इसका डिस्क्रिप्शन है कि शिक्षित बेरोजगारी और औद्योगिक बेरोजगारी ये ज़्यादातर शहरी क्षेत्रों में देखने को मिलती है। इसके अलावा यदि प्रच्छन्न बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी की बात करें तो ये दोनों के दोनों बेरोजगारी ये ग्रामीण भारत में या ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से कृषि क्षेत्रों में पाई जाने वाली दो सबसे आमतौर की बीमारी है या बेरोजगारी है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। 416 नंबर प्रश्न है कि गरीबी रेखा गरीबी को डैश के आधार पर मापती है। दोस्तों गरीबी रेखा जो है वो गरीबी को आय स्तर या उपभोग व्यय के आधार पर ही मापती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसका डिस्क्रिप्शन है कि आय स्तर या उपभोग व्यय ये भारत में गरीबी का अनुमान लगाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक सामान्य विधि आय या उपभोग के स्तर पर आधारित है। इसके अलावा बात करें तो भारत में गरीबी का आकलन योजना आयोग विशेषज्ञ समूह वर्ष 1962, BM दांडेकर और N रथ 1971, अलग समिति 1982, लकड़ावाला समिति 1993, तेंदुलकर समिति वर्ष 2009 और रंगनाथन या रंगराजन समिति से संबंधित है। अगला प्रश्न है 417 नंबर की डैश के आधार पर उद्योगों के वर्गीकरण में से एक संयोज्य क्षेत्र उद्योग है। वह दोस्तों स्वामित्व के आधार पर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, स्वामित्व। इसका डिस्क्रिप्शन है कि संयुक्त क्षेत्र का उद्योग स्वामित्व के आधार पर उद्योग के वर्गीकरण में से एक है और ऐसी संयुक्त क्षेत्र की कंपनियों के मुख्य उदाहरणों में कोचिन रिफाइनिंग वर्ष 1963, मद्रास रिफाइनीज 1965, मद्रास फर्टिलाइजर्स 1965 आदि शामिल हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है 418 नंबर क्वेश्चन की बैगनी क्रांति अर्थात पर्पल रिवॉल्यूशन जिसे कि जम्मू और कश्मीर में शुरू किया गया था उसको किस रूप में जाना जाता है। दोस्तों बैगनी क्रांति के बारे में बात करें तो ये लेवेंडर क्रांति के नाम से भी जाना जाता है या इसके रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका डिस्क्रिप्शन है कि अरोमा मिशन के तहत ही बैगनी क्रांति अर्थात लेवेंडर क्रांति ने मक्का से लेवेंडर की खेती की स्थानांतरण होने के बाद जम्मू और कश्मीर के किसानों की आय को चौगुना कर दिया था। इसके अलावा बात करें तो भारत में प्रसिद्ध क्रांतियां जो हैं वह है पीली क्रांति जो कि तिलहन उत्पादन से संबंधित है, काली क्रांति पेट्रोलियम से और पेट्रोलियम उत्पादन से, जबकि नीली क्रांति मछली उत्पादन से और हरित क्रांति ये खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न है 419 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत में ग्रामीण गरीबी का कारण नहीं है। वह दोस्तों ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन करना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसका डिस्क्रिप्शन है कि ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन जो है वो नहीं है, अर्थात ग्रामीण गरीबी की बात करें तो अक्सर बाजारों, शिक्षा, गुणवत्ता के बुनियादी ढांचे, रोजगार के अवसरों, स्वास्थ्य और वित्तीय उत्पादनों या उत्पादों का सीमित पहुंच से उत्पन्न होती है। वहीं शहरी गरीबी की बात करें तो शहरी गरीबी के कारण बड़े पैमाने पर ग्रामीण शहरी पलायन, कौशल की कमी, ऋणग्रस्तता और मुद्रास्फीति इत्यादि शामिल है। अगला प्रश्न 420 नंबर क्वेश्चन की हेड कंडक्ट या हेड काउंट व्यक्तियों की संख्या अनुपात का उपयोग डैश को मापने के लिए किया जाता है। दोस्तों ये किया जाता है गरीबी को मापने के लिए। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसका डिस्क्रिप्शन है कि हेड काउंट रेशियो अर्थात व्यक्तियों की संख्या HCR गरीबी रेखा से नीचे आने वाली आबादी का प्रतिशत है। नीति आयोग के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार भारत का HCR 25.01% है, जबकि इसी नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण HCR 32.75% और शहरी HCR जो है वो 8.81% है। अगला क्वेश्चन 421 नंबर प्रश्न है कि यदि किसी व्यक्ति ने जनगणना से पूर्व वाले वर्ष में डैश महीनों से कम समय तक के लिए काम किया है तो उसे सीमांत बेरोजगार वाला व्यक्ति कहा जाएगा। वो किया है दोस्तों कम से कम 6 महीनों से कम समय तक के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा 6 माह। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो इसका डिस्क्रिप्शन है कि 6 माह जिन्होंने
वर्ष के अधिकतम भाग के लिए काम नहीं किया था, अर्थात जिन्होंने एक वर्ष में 6 महीने से कम या 183 दिनों से कम काम किया था उसको सीमांत श्रमिक कहा जाता था और भारत में 8.7% सीमांत श्रमिक मौजूद हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है 422 नंबर प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन भारत में बेरोजगारी का कारण नहीं है। दोस्तों, भारत में बेरोजगारी का जो कारण नहीं है वह है आवास सुविधा की कमी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसका डिस्क्रिप्शन है कि आवास सुविधाओं की कमी ये भारत में बेरोजगारी के मुख्य कारण जाति व्यवस्था, धीमी आर्थिक वृद्धि, जनसंख्या में वृद्धि, कृषि एक मौसमी व्यवसाय, संयुक्त परिवार प्रणाली, औद्योगिकीकरण की धीमी वृद्धि, कम बचत और निवेश, इसके अलावा श्रम की गतिहीनता इत्यादि सभी के सभी शामिल हैं। अगला क्वेश्चन 423 नंबर प्रश्न की भारत में गरीबी रेखा का सामान्य रूप से नमूना सर्वेक्षण करके डैश का अनुपात या अनुमान लगाया जाता है। दोस्तों, भारत में गरीबी रेखा का सामान्य रूप से नमूना सर्वेक्षण करके हर 5 साल का अनुमान लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसका डिस्क्रिप्शन है कि भारत में गरीबी रेखा का अनुमान आमतौर पर हर 5 साल में नमूना सर्वेक्षण करके ही लगाया जाता है और ये सर्वेक्षण राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन अर्थात NSSO के द्वारा ही जारी किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन 424 नंबर प्रश्न है कि आय या खपत के स्तर के आधार पर गरीबी को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सामान्य शब्द क्या है। वह शब्द है दोस्तों निर्धनता रेखा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, अर्थात पॉवर्टी लाइन। इसके बाद में इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो इसका डिस्क्रिप्शन है कि गरीबी थ्रेशोल्ड, गरीबी सीमा, गरीबी रेखा या ब्रेड लाइन किसी विशेष देश में पर्याप्त मानी जाने वाली आय का न्यूनतम स्कोर है। गरीबी रेखा वह न्यूनतम राशि है जो कि एक व्यक्ति को जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं जैसे आश्रय और भोजन को पूरा करने के लिए चाहिए। इसके बाद में अगला प्रश्न है 425 नंबर क्वेश्चन। भगवती समिति वर्ष 1973 ने डैश पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, अर्थात भगवती समिति 1973 जो है वो बेरोजगारी पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, बेरोजगारी। इसका डिस्क्रिप्शन है कि भगवती समिति बेरोजगारी और लोक कल्याण से संबंधित है, जबकि दंतवाला समिति की सिफारिशों पर भारत में बेरोजगारी के मापन के लिए 3 दृष्टिकोण का उपयोग किया जाता है, जैसे सामान्य स्थिति दृष्टिकोण, साप्ताहिक स्थिति दृष्टिकोण और दैनिक स्थिति दृष्टिकोण। इसके बाद अगला प्रश्न है 426 नंबर क्वेश्चन। यदि बेरोजगारी किसी देश की दीर्घकालिक विशेषता बनी रहती है तो इसे कैसी बेरोजगारी कहा जाता है। कहने का मतलब है कि यदि बेरोजगारी जो है वो किसी भी देश में अधिक समय अवधि तक बनी रहती है तो उसे कहा जाता है दीर्घकालिक बेरोजगारी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दीर्घकालिक बेरोजगारी। इसका डिस्क्रिप्शन है कि यदि बेरोजगारी किसी देश की दीर्घकालिक विशेषता बनी रहती है तो इसे पुरानी बेरोजगारी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है 427 नंबर क्वेश्चन। भारत में जो सामाजिक समूह निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित हैं वे कौन हैं। वे हैं दोस्तों अनुसूचित जाति परिवार और अनुसूचित जनजाति परिवार, अर्थात 1 और 2 ये दोनों। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका डिस्क्रिप्शन है कि भेदभाव का सामना करने वाले कमजोर वर्गों में महिलाएं, अनुसूचित जाति अर्थात SC, अनुसूचित जनजाति ST, बच्चे, वृद्ध, विकलांग, ग्रामीण प्रवासी और एड्स से पीड़ित लोग और यौन अल्पसंख्यक शामिल हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन 428 नंबर प्रश्न की सूक्ष्म वित्त के संदर्भ में SHG का पूर्ण रूप क्या होता है। SHG के पूर्ण रूप की बात करते हुए होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो इसका डिस्क्रिप्शन है कि स्वयं सहायता समूह उन लोगों का अनौपचारिक संघ है जो अपने जीवन स्तर को सुधारने के तरीके खोजने के लिए एक साथ आते हैं और इस अवधारणा को वर्ष 1970 ईस्वी में इलेवेन भट्ट जो कि स्वरोजगार महिला संघ के संस्थापक सदस्य हैं उसके द्वारा ही पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 429 नंबर प्रश्न की वर्ष 2017 से भारत में वित्त मंत्री किस तारीख को, कहने का मतलब है कि वर्ष 2017 से भारत के जो वित्त मंत्री रहे हैं वे किस तारीख को देश के लिए केंद्रीय बजट पेश कर रहे हैं या कर रही हैं। वे करते हैं दोस्तों 1 फरवरी से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, 1 फरवरी। इसका डिस्क्रिप्शन है कि वर्ष 2016 तक केंद्रीय बजट फरवरी के अंतिम कार्य दिवस पर प्रस्तुत किया गया था। भारत का पहला बजट जो है वो 7 अप्रैल वर्ष 1860 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी के जेम्स विल्सन ने ही इसे ब्रिटिश क्राउन के सामने प्रस्तुत किया था, जबकि स्वतंत्र
जबकि स्वतंत्र भारत के पहले बजट के बारे में बात करें तो इसे 26 नवंबर वर्ष 1947 ईस्वी को तत्कालिक वित्त मंत्री आर के षणमुख चेट्टी के द्वारा पेश किया गया था। अगला क्वेश्चन 430 नंबर प्रश्न की, राज्य की आय जो कानूनी उत्तराधिकारी के बिना लोगों के द्वारा छोड़ी गई संपत्ति से उत्पन्न होती है वह क्या कहलाती है? वह कहलाती है दोस्तों राजा सशक्तकरण। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, राजा सख्तकरण। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो इसका डिस्क्रिप्शन है कि राजा सख्तकरण संपत्ति या लावारिस संपत्ति का स्वामित्व देने के लिए सरकार के अधिकार को संदर्भित करता है। प्रदेश शब्द एक औपचारिक कानूनी दस्तावेज को संदर्भित करता है जो किसी व्यक्ति या संस्था को किसी विशिष्ट कार्य या कार्य को करने या बंद करने का आदेश देता है। जबकि डे नेवो की बात करें अर्थात नए से, जब कोई अदालत किसी मामले के नए सिरे से सुनवाई करती है तो वह मामले की सुनवाई के पीछे या सुनवाई के लिए पिछली अदालत के द्वारा दिए गए किसी कानूनी निष्कर्ष के संदर्भ को या संदर्भ के बिना किसी मुद्दे का फैसला कर रही है। इसके अलावा बात करें तो आपराधिक कार्य को आमतौर पर 1 वर्ष या उससे अधिक की कारावास की सजा के रूप में दंडनीय अपराध के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है वह है 431 नंबर क्वेश्चन। प्रश्न है कि 15वें वित्त आयोग का गठन किस वर्ष से किया गया था? 15वें वित्त आयोग का गठन किया गया था दोस्तों वर्ष 2017 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो इसका डिस्क्रिप्शन है कि 15वें वित्त आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत होता है उसके द्वारा नवंबर 2017 में एन.के. सिंह की अध्यक्षता में ही किया गया था। इसकी सिफारिशें जो है वो वर्ष 2021-22 से लेकर के 25-26 तक 5 वर्षों की अवधि को कवर करेगी और इसने केंद्र से राज्य में 41% पर लंबन हस्तांतरण का सिफारिश भी की है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन 432 नंबर प्रश्न के, ग्रामीण क्षेत्रों में सूक्ष्म वित्त उधारकर्ताओं के लिए वार्षिक घरेलू आय की ऊपरी सीमा क्या है? वह है 1.2 लाख रुपए, 1.25 लाख, 1.25 लाख अर्थात 1.25 लाख रुपए इसे कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। इसका डिस्क्रिप्शन को देखें तो इसका डिस्क्रिप्शन है कि 1.25 लाख रुपए ये ग्रामीण क्षेत्रों के सूक्ष्म वित्त उधारकर्ताओं के लिए वार्षिक घरेलू आय की ऊपरी सीमा है, जबकि शहरी या अर्ध शहरी क्षेत्र में ये 2 लाख रुपए तक की है। अगला क्वेश्चन 433 नंबर प्रश्न के, निम्नलिखित सतत विकास लक्ष्यों में से कौन सा SGD स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के सतत उपयोग की रक्षा, पुनर्स्थापन और बढ़ावा देने, वनों के अस्थायी रूप से प्रबंधन करने, मरुस्थलीकरण का मुकाबला करने और भूमि संरक्षण को रोकने और रिजर्व करने और जैव विविधता के नुकसान को रोकने का प्रयास करता है? दोस्तों वो करता है SGD 15। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। इसका डिस्क्रिप्शन है कि SGD 12 जो है वो टिकाऊ खपत और उत्पादन पैटर्न को सुनिश्चित करता है, जबकि SDG 7 जो है वो सभी के लिए सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करने की वैश्विक प्रयासों पर केंद्रित है। जबकि SDG 17 की बात करें तो ये क्रियान्वयन के साधनों को मजबूत करना और सतत विकास के लिए वैश्विक साझेदार को पुनर्जीवित करना है। अगला प्रश्न है 434 नंबर क्वेश्चन की, संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य 6 के उद्देश्य क्या है? दोस्तों इसके यदि उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य है सभी के लिए पानी और स्वच्छता की उपलब्धता और टिकाऊ प्रबंधन सुनिश्चित करना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो इसका डिस्क्रिप्शन हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र की सतत टिकाऊ लक्ष्य 6 का उद्देश्य सभी के लिए पानी और स्वच्छता की उपलब्धता और सतत प्रबंधन सुनिश्चित करना है। जबकि SDG 3 की बात करें तो ये स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करें और सभी उम्र में सभी के लिए कल्याण को बढ़ावा दें, स्वास्थ्य को अपने आप के एक विश्वसनीय परिणाम के रूप में प्रस्तुत करता है। जबकि SDG 1 की बात करें तो ये सभी जगहों, सभी रूपों में गरीबी समाप्त करेगा। जबकि SDG की बात करें तो जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभाव से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई करे, इससे संबंधित है। अगला प्रश्न है 435 नंबर क्वेश्चन की, किस वर्ष में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने हरित क्रांति को शुरुआत करने के लिए गेहूं क्रांति शीर्षक विशेष डाक टिकट जारी किया था? वे किए थे दोस्तों वर्ष 1968 में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसका डिस्क्रिप्शन है कि वर्ष 1968 में ही भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने हरित क्रांति की शुरुआत करने के लिए गेहूं क्रांति शीर्षक विशेष डाक टिकट जारी किया था। MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है, जबकि पंजाब जो है वो भारत में गेहूं के सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अगला प्रश्न है 436 नंबर क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य सभी के लिए पानी और स्वच्छता की उपलब्धता और सतत प्रबंधन सुनिश्चित करता है? वह है लक्ष्य 6, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। इसका डिस्क्रिप्शन है कि लक्ष्य 6 दुनिया को बदलने के लिए 17 सतत विकास लक्ष्य अर्थात SDGs लक्ष्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, लक्ष्य 5 जो है वो लैंगिक समानता तथा लक्ष्य 6 जो है वो स्वच्छ जल और स्वच्छता, लक्ष्य 7 जो है वो वाहिनी और स्वच्छ ऊर्जा से संबंधित है। अगला प्रश्न है 437 नंबर क्वेश्चन। प्रश्न है कि कंपनी अधिनियम वर्ष 2013 के अनुसार एक कंपनी के द्वारा घोषित लाभांश लेकिन घोषणा की तारीख से कितने दिनों के भीतर भुगतान का दावा नहीं करता है या नहीं किया गया है? इसके अलावा बात करें तो अवैतनिक लाभांश खोने में स्थानांतरित किया जाता है, वो होता है दोस्तों 30 दिनों के भीतर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, 30 दिन। इसका डिस्क्रिप्शन है कि कंपनी अधिनियम वर्ष 2013 ये भारतीय कंपनी कानून पर भारत की संसार का सबसे का एक अधिनियम है जो कि एक कंपनी के निगमन, एक कंपनी की जिम्मेदारियों, निवेश को, कंपनी के विघटन को नियंत्रित करता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन 438 नंबर प्रश्न की थैलेनोमिक्स को किसके आर्थिक सर्वेक्षण में पेश किया गया था? थैलेनोमिक्स की बात करें दोस्तों तो ये किया गया था वर्ष 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण में पेश किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, वर्ष 2019-20। इसका डिस्क्रिप्शन है कि वर्ष 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण में ही थैलेनोमिक्स को पेश किया गया था। थैलेनोमिक्स शब्द का अर्थ भारत में भोजन की थैली का अर्थशास्त्र है। यह पता लगाने की कोशिश करता है कि भारत में खाने की कीमत कितनी है और यह शब्द जो है वो रघुराम जी राजन और कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम के द्वारा ही दिया गया था। अगला क्वेश्चन है 439 नंबर प्रश्न की भारत सरकार ने संसद के एक अधिनियम के द्वारा पहला म्यूचुअल फंड किस वर्ष स्थापित किया था? वो किए थे वर्ष 1963 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसका डिस्क्रिप्शन है कि भारत सरकार ने वर्ष 1963 ईस्वी में संसद के एक अधिनियम के द्वारा पहला म्यूचुअल फंड स्थापित किया और भारत में म्यूचुअल फंड उद्योग वर्ष 1963 ईस्वी में संसद के एक अधिनियम के द्वारा वर्ष 1963 ईस्वी के UTI के गठन के साथ ही शुरू हुआ और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अर्थात RBI के नियामक और प्रशासनिक नियंत्रण के तहत ही कार्य किया। इसके बाद में अगला प्रश्न है 440 नंबर क्वेश्चन की किस वर्ष में IBM और कोका कोला कंपनियों ने विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम का पालन करने में सक्षम नहीं होने के कारण अपने परिचालन को बंद कर दिया था, जिसके अनुसार विदेशी निवेशक भारतीय उद्यमों में 40% से अधिक का स्वामित्व नहीं रख सकते थे। दोस्तों इसके बारे में बात करें तो ये हुआ था वर्ष 1977 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो इसका डिस्क्रिप्शन है कि IBM और कोका कोला कंपनियों ने विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम का पालन करने में सक्षम नहीं होने के कारण वर्ष 1977 ईस्वी में अपना परिचालन जो है वो बंद कर दिया था और इसके अनुसार विदेशी निवेशक ये भारतीय उद्यमों में 40% से अधिक का स्वामित्व नहीं रख सकते थे। अगला क्वेश्चन 441 नंबर प्रश्न की डैश एक प्रकार की धोखाधड़ी है जहां एक अधिकृत बैंकिंग लेन देन के दौरान डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड की जानकारी चुराने के लिए एक छोटे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग किया जाता है। वह एक धोखाधड़ी की बात करें दोस्तों तो वह धोखाधड़ी है स्कीमिंग। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, स्कीमिंग। कहने का मतलब है कि स्कीमिंग जो है वो एक प्रकार की धोखाधड़ी है जहां पर एक अधिकृत बैंक लेन देन के दौरान डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड की जानकारी चुराने के लिए एक छोटे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 442 नंबर क्वेश्चन एक परिसंपत्ति जो कि 12 महीनों की अवधि के लिए अवमानक या घटिया श्रेणी में बनी हुई है उसे बैंक के द्वारा किस संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? दोस्तों उसे वर्गीकृत किया जाता है संदिग्ध के रूप में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब है कि एक परिसंपत्ति जो कि 12 महीने की अवधि के लिए घटिया श्रेणी में बनी हुई है उसे बैंक के द्वारा एक संदिग्ध संपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अगला प्रश्न 443 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने भारत के योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया है? वह है दोस्तों प्रणब मुखर्जी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, प्रणब मुखर्जी। इसका डिस्क्रिप्शन है कि प्रणब मुखर्जी ने भारत के योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया है और भारत रत्न वर्ष 2019 की बात करें तो ये नानाजी देशमुख इन्हें मरणोपरांत दिया गया, जबकि भूपेन हजारिका इन्हें भी मरणोपरांत दिया गया और प्रणब मुखर्जी वे भारत के 13वें राष्ट्रपति भी रहे थे। अगला प्रश्न है 444 नंबर क्वेश्चन के किस शास्त्रीय अर्थव्यवस्था ने निम्नलिखित वाक्यांश को लोकप्रिय बनाया? और वह है प्रत्येक से उसकी क्षमता के अनुसार, प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार। इसको किसने लोकप्रिय बनाया? उसे बनाया दोस्तों कार्ल मार्क्स ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कार्ल मार्क्स।
इसका डिस्क्रिप्शन है कि कार्ल मार्क्स ने निम्नलिखित वाक्यांश को लोकप्रिय बनाया और वह वाक्यांश है कि प्रत्येक से उसकी क्षमता के अनुसार, प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार। यह पूंजीवाद और साम्यवाद के बारे में अपने सिद्धांतों के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, प्रसिद्ध कार्य द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल लिखा था। इसके बाद भी अगला प्रश्न है 445 नंबर क्वेश्चन कि भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की दशकीय विकास दर लगभग कितनी थी? वह थी 17.7%। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसका डिस्क्रिप्शन है कि भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की दशकीय वृद्धि दर 17.7% रही थी। अगला प्रश्न 446 नंबर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम डैश में अधिनियमित किया गया था, अर्थात उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की बात करें तो इसे वर्ष 1986 में ही अधिनियमित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। इसका डिस्क्रिप्शन है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम वर्ष 1986 उपभोक्ता शिकायतों के निवारण के लिए ही सरल और त्वरित पहुंच प्रदान करने के लिए अधिनियमित किया गया था। इसके बाद में अगला प्रश्न है 447 नंबर क्वेश्चन कि किस अर्थशास्त्री ने व्यक्तिगत अधिकारों, क्षमताओं, स्वतंत्रता और अधिकारों पर अधिक जोर देने के साथ ही आय, विकास और उपयोगिता के विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करने वाली दृष्टिकोण से अर्थशास्त्र के विषय को हटा दिया? दोस्तों, वे हटाए थे अमर्त्य सेन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अमर्त्य सेन। इसका डिस्क्रिप्शन है कि अमर्त्य सेन ने अर्थशास्त्र के विषय को उन दृष्टिकोणों से दूर ले लिया जो विशेष रूप से आय, विकास और उपयोगिता पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिसमें व्यक्तिगत अधिकारों, क्षमताओं, स्वतंत्रता और अधिकारों पर अधिक जोर दिया जाता है। दोस्तों, अमर्त्य सेन जो है वो कल्याणकारी अर्थशास्त्र में उसके महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रसिद्ध हैं, जिसके लिए उन्हें वर्ष 1998 ईस्वी में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन 448 नंबर प्रश्न की विकास के डोनट मॉडल का उद्देश्य क्या था? दोस्तों, विकास के डोनट मॉडल की बात करें तो डोनट मॉडल का उद्देश्य रहा था कि यह एक ऐसी दुनिया की कल्पना करना चाहता है जिसमें लोग और ग्रह संतुलन में बढ़ सके। इसका डिस्क्रिप्शन है कि विकास के नोटन मॉडल का उद्देश्य एक ऐसी दुनिया की कल्पना करता है जिसमें लोग और ग्रह संतुलन में पनप सके। अर्थशास्त्र का डोनट मॉडल केट रोबर्थ के द्वारा ही प्रस्तुत किया गया था। अगला क्वेश्चन 449 नंबर प्रश्न है माल्थेसियन सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन ज्यामितीय प्रगति में बढ़ता है? वह दोस्तों जनसंख्या। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, जनसंख्या। इसका डिस्क्रिप्शन है कि माल्थेसियन सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या ज्यामितीय प्रगति में बढ़ती है। माल्थेसियन के द्वारा प्रस्तावित इस सिद्धांत ने कहा कि मानव जनसंख्या जो है वो ज्यामितीय रूप से बढ़ती है, जबकि खाद्य उत्पादन अंकगणितीय रूप से बढ़ता है, और इस प्रतिमान के तहत मनुष्य अंततः खुद को बनाए रखने के लिए पर्याप्त भोजन का उत्पादन करने में असमर्थ होगा। अगला प्रश्न है 450 नंबर क्वेश्चन की अर्थशास्त्र की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सी मानवीय चाह की विशेषता है? वह विशेषता है दोस्तों कि चाह तृप्त होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, चाह तृप्त होती है। इसका सॉल्यूशन है चाह तृप्त होती है। ये अर्थशास्त्र की दृष्टि से मानवीय चाह की एक विशेषता है। मनुष्य की सभी इच्छाओं, आकांक्षाओं और उद्देश्यों को अर्थशास्त्र में मानव चाह के रूप में जाना जाता है, और वे चाह जो किसी भी प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं से संतुष्ट हो सकती है। आर्थिक चाह है, उदाहरण के लिए भोजन, आश्रय, वस्त्र आदि सामान्य आर्थिक मानव चाह है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है 451 नंबर प्रश्न की वे कौन से दो चर हैं जिनका संबंध पर्यावरण कुज्रेंट वक्र के द्वारा दिया गया है? इसके बारे में बात करें तो वह है दोस्तों पर्यावरण अवनति और प्रति व्यक्ति आय। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शंस को। इसका डिस्क्रिप्शन है कि पर्यावरण कुज्रेंट वक्र पर्यावरणीय अवनति और प्रति व्यक्ति आय के बीच संबंध को दर्शाता है। अगला प्रश्न है 452 नंबर क्वेश्चन की कौन सा आर्थिक विस्तार पद्धतिगत व्यक्तिवाद या इस विचार के बारे में बात करता है कि लोग सार्थक तरीके से कार्य करेंगे जिसका विश्लेषण किया जा सकता है? इसके बारे में बात करें तो वह है ऑस्ट्रियाई आर्थिक विचार। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रियाई आर्थिक विचार। इसका डिस्क्रिप्शन है कि ऑस्ट्रियाई आर्थिक विचार पद्धतिगत व्यक्तिवाद या इस विचार के बारे में बात करता है कि लोग सार्थक तरीके से कार्य करेंगे जिसका विश्लेषण किया जा सकता है। मैक्स वेबर के द्वारा इस सिद्धांत को सामाजिक विज्ञान के लिए एक पद्धतिगत सिद्धांत के रूप में पेश किया गया था। इसके अलावा अगला प्रश्न है 453 नंबर प्रश्न की वर्ष 1996
वर्ष वर्ष 1996 ईस्वी में भारत में डेरिवेटिव ट्रेडिंग के लिए उपयुक्त नियम या नियामक ढांचे के विकास पर सलाह देने के लिए सेबी के द्वारा अर्थात SEB के द्वारा किस समिति को नियुक्त किया गया था? वह समिति है LC गुप्ता समिति। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, LC गुप्ता समिति। इसका डिस्क्रिप्शन है कि LC गुप्ता समिति को सेबी के द्वारा वर्ष 1996 ईस्वी में भारत में डेरिवेटिव ट्रेडिंग के लिए उपयुक्त नियामक ढांचे के विकास पर सलाह देने के लिए ही नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है 454 नंबर प्रश्न। 454 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था रोजगार और बेरोजगार पर सर्वेक्षण करती है? दोस्तों वह संस्था है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो रोजगार और बेरोजगारी पर सर्वेक्षण करती है। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो इसका डिस्क्रिप्शन है कि रोजगार और बेरोजगार पर सर्वेक्षण राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन अर्थात NSSO के द्वारा किया जाता है। सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करने के लिए वर्ष 1950 ईस्वी के बाद से यह देश का सबसे बड़ा स्वतंत्र संगठन बन गया है। अगला प्रश्न 455 नंबर प्रश्न है कि अ प्लान ऑफ इकोनॉमी डेवलपमेंट फॉर इंडिया, जिसे भारत के अग्रणी पूंजीवादियों के द्वारा वर्ष 1944 ईस्वी में तैयार किया गया था, वह लोकप्रिय रूप से किस योजना के रूप में जाना गया? वह है दोस्तों बॉम्बे योजना के रूप में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, बॉम्बे योजना। इसका डिस्क्रिप्शन है कि बॉम्बे योजना JRD टाटा, GD बिरला और लाल श्री राम जैसे शीर्ष उद्योगपतियों के द्वारा लिखी गई थी। योजना का मसौदा तैयार करने में मदद करने वाले अर्थशास्त्रियों में जॉन मथाई, जो कि नेहरू के मंत्रिमंडल के वित्त मंत्री रहे थे, उसके अलावा अर्धेशीर दलाल, AD श्राफ और PM लोकनाथ थे। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 456 नंबर प्रश्न की वाक्यांश सकल खुशहाली सूचकांक सबसे पहले कहाँ गढ़ा गया था? दोस्तों इसे गढ़ा गया था भूटान में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, भूटान। इसका डिस्क्रिप्शन है कि भूटान वाक्यांश सकल राष्ट्रीय खुशहाली या खुशी पहली बार भूटान में ही गढ़ा गया था और यह एक सूचकांक है जिसका उपयोग सामूहिक खुशी और आबादी की भलाई को मापने के लिए ही किया जाता है। इसके अलावा बात करें तो सकल राष्ट्रीय खुशी की अवधारणा को 4 स्तंभों के द्वारा परिभाषित किया गया है और वह है सुशासन, सतत सामाजिक आर्थिक विकास, सांस्कृतिक संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण। इसके बाद में अगला प्रश्न है 457 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सा संगठन आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जारी करता है? वह है विरासत फाउंडेशन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, विरासत फाउंडेशन। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो इसका डिस्क्रिप्शन है हेरिटेज फाउंडेशन ने आर्थिक स्वतंत्रता का सूचकांक जारी किया। आर्थिक स्वतंत्रता का सूचकांक वर्ष 1995 ईस्वी में दक्षिणपंथी उदारवादी थिंक टैंक द हेरिटेज फाउंडेशन और संपादकीय के रूप में अर्थात संपादकीय के रूप में दक्षिणपंथी द वॉल स्ट्रीट जर्नल के द्वारा दुनिया के देशों में आर्थिक स्वतंत्रता की डिग्री को मापने के लिए ही बनाया गया एक वार्षिक सूचकांक और रैंकिंग है। अगला क्वेश्चन है 458 नंबर प्रश्न की एन एनक्यूरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ द वेल्थ फॉर नेशंस। ये अर्थशास्त्री डैश की एक प्रभावी कृति है, अर्थात यह किसकी एक कृति है? तो वह है दोस्तों एडम स्मिथ की, जो कि एक अर्थशास्त्री हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, एडम स्मिथ। इसका डिस्क्रिप्शन है कि राष्ट्रों के धन की प्रकृति और कारण की जांच ये अर्थशास्त्री एडम स्मिथ का एक प्रभावशाली काम है। दोस्तों यह वर्ष 1976 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और यह पुस्तक दुनिया के पहले एकत्रित विवरणों में से एक है जो कि राष्ट्रों के धन का निर्माण करती है और आज शास्त्रीय अर्थशास्त्र में एक मौलिक कार्य भी है। अगला प्रश्न है 459 नंबर क्वेश्चन की श्वेत क्रांति शब्द किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति की बात करें तो ये दुग्ध उत्पादन से है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। जबकि दुग्ध उत्पादन को दोस्तों ऑपरेशन फ्लड के रूप में भी जाना जाता है और यह वर्ष 1970 ईस्वी के दशक में भारत को दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने के लिए ही शुरू किया गया था। जबकि डॉक्टर वर्गीज कुरियन के बारे में बात करें तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन जो है वो भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन 460 नंबर क्वेश्चन की स्वर्ण क्रांति का संबंधित क्षेत्र क्या है? स्वर्ण क्रांति की बात करें दोस्तों तो स्वर्ण क्रांति का संबंध फल से है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। स्वर्ण क्रांति फल उत्पादन से संबंधित है। इसका डिस्क्रिप्शन है कि वर्ष 1991 से लेकर के वर्ष 2003 ईस्वी के बीच की अवधि को भारत में स्वर्ण क्रांति की अवधि के रूप में जाना जाता है। स्वर्ण क्रांति शहद और बागवानी के उत्पादों से या उत्पादन से संबंधित है, जबकि नरपख टूटेज को भारत में स्वर्ण क्रांति का जनक माना जाता है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है 461 नंबर प्रश्न की ग्रेट लीप फॉरवर्ड
ग्रेट लीप फॉरवर्ड में वर्ष 1958 ईस्वी में शुरुआत की गई एक पहल थी जिसका लक्ष्य बड़े पैमाने पर देश में औद्योगिकीकरण करना था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीन इसका राइट आंसर होगा। इसका डिस्क्रिप्शन है कि ग्रेट लीप फॉरवर्ड जबरन कृषि सामूहिकरण और ग्रामीण औद्योगिकीकरण की पंचवर्षीय योजना थी जिसे कि वर्ष 1958 ईस्वी में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा स्थापित किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप चीनी अर्थव्यवस्था में तेज संकुचन हुआ और भुखमरी निष्पादन से 30 से 50 मिलियन लोगों की मौत हुई थी। इसके अलावा बात करें तो यातना, जबरन श्रम और अवसाद से बाहर आत्महत्या, इस पहल का नेतृत्व जो है वो माओ जेडोग ने किया था और इसका लक्ष्य चीन को एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था से एक आधुनिक औद्योगिक समाज में तेजी से विकसित करना था जिसमें पश्चिमी औद्योगिक देशों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की अधिक क्षमता हो। इसके बाद में अगला प्रश्न है 462 नंबर क्वेश्चन कि किस शहर में भारतीय बीमा विनियम और विकास प्राधिकरण का प्रधान कार्यालय स्थित है? वह है दोस्तों हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, हैदराबाद। इसका डिस्क्रिप्शन है कि बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण जिसकी स्थापना वर्ष 1999 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। अगला क्वेश्चन 463 नंबर प्रश्न के वर्ष 2007 ईस्वी में यूटीआई बैंक का नाम बदल करके क्या कर दिया गया था? दोस्तों वर्ष 2007 ईस्वी में यूटीआई बैंक का नाम बदल के एक्सिस बैंक किया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक्सिस बैंक। इसका डिस्क्रिप्शन है कि एक्सिस बैंक देश के तीसरे सबसे बड़े निजी क्षेत्र के ऋणदाता यूटीआई बैंक का नाम आधिकारिक तौर पर 30 जुलाई 2007 ईस्वी को एक्सिस बैंक लिमिटेड में बदल दिया गया था। अगला क्वेश्चन 464 नंबर क्वेश्चन कि बैंक ऑफ बड़ौदा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा के मुख्यालय की बात करें तो बड़ोदरा में है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसका डिस्क्रिप्शन है कि बैंक ऑफ बड़ौदा का मुख्यालय बड़ोदरा में स्थित है। इसका टैगलाइन भारत के अंतर्राष्ट्रीय बैंक है, जबकि 1 अप्रैल वर्ष 2019 ईस्वी से विजया बैंक और देना बैंक ये बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय हो गया। इसके बाद में अगला प्रश्न है 465 नंबर क्वेश्चन कि यूको बैंक की टैगलाइन क्या है? यूको बैंक की टैगलाइन की बात करते हुए है कि आपके ट्रस्ट का सम्मान करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसका डिस्क्रिप्शन है कि आपके ट्रस्ट का सम्मान करता है अर्थात ऑनर्स योर ट्रस्ट। ये यूको बैंक अर्थात वफादार और मैत्रीपूर्ण सिंडिकेट बैंक जहां हर व्यक्ति प्रतिबद्ध है, ये ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और अच्छे लोग अच्छा बैंक ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का टैगलाइन है। अगला प्रश्न है 466 नंबर क्वेश्चन कि विश्व विकास रिपोर्ट कौन सा संगठन प्रकाशित करता है? विश्व विकास रिपोर्ट की बात करें तो इसे प्रकाशित करने वाला जो संगठन है उसका नाम है विश्व बैंक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, विश्व बैंक। इसका डिस्क्रिप्शन को देखें तो इसका डिस्क्रिप्शन है कि विश्व बैंक ये विश्व विकास रिपोर्ट या विश्व विकास रिपोर्ट वर्ष 1978 ईस्वी से अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक अर्थात IBRD या विश्व बैंक के द्वारा प्रकाशित या एक वार्षिक रिपोर्ट है। प्रत्येक WRD आर्थिक विकास के एक विशिष्ट पहलू का गहन विश्लेषण प्रदान करता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन 467 नंबर प्रश्न कि इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय कोलकाता में है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। इसका डिस्क्रिप्शन है कि कोलकाता इलाहाबाद बैंक का एक राष्ट्रीयकृत बैंक है जिसका मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। इसके बाद बात करें तो यह भारत का सबसे पुराना संयुक्त स्टॉक बैंक है और इस बैंक की स्थापना वर्ष 1865 ईस्वी में इलाहाबाद में की गई थी। अगला प्रश्न 468 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विभाग औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का प्रकाशन करता है? दोस्तों औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का प्रकाशन करने वाला जो विभाग है वह है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो इसका डिस्क्रिप्शन है कि केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय अर्थात CSO ये सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के तहत एक विभाग है जो कि वर्ष 1950 ईस्वी से औद्योगिक उत्पादन सूचकांक से संबंधित डेटा एकत्र और प्रकाशित करता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है 469 नंबर क्वेश्चन कि ई-कॉमर्स स्टोर फ्लिपकार्ट के सह संस्थापक इनमें से कौन है? वह है दोस्तों बिन्नी बंसल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिन्नी बंसल। इसका डिस्क्रिप्शन है कि सचिन बंसल के साथ बिन्नी बंसल जो है वह सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट के संस्थापक हैं। इसके बाद भी अगले प्रश्न को देखें तो 470 नंबर क्वेश्चन है द्वितीय विश्व युद्ध के कोड ब्रेकर डैश का चयन बैंक ऑफ इंग्लैंड के द्वारा 50 यूरो के नोट पर मुद्रित करने के लिए किया गया है।
वो चयन किया गया है दोस्तों एलन ट्यूरिंग का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। इसका डिस्क्रिप्शन को देखें तो इसका डिस्क्रिप्शन है कि एलन ट्यूरिंग जो कि कंप्यूटर अग्रणी है, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के सबसे प्रभावशाली कोड ब्रेकर्स में से एक बन गया है और उसको ही बैंक ऑफ इंग्लैंड ने अपने 50 पाउंड के नोट पर नया चेहरा चुना है। अगला क्वेश्चन 471 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुणवत्ता चिन्ह सुमेलित नहीं है। दोस्तों जो गुणवत्ता चिन्ह सुमेलित नहीं है उसके बारे में हम लोग बात करें तो वो है आईएसआई। आईएसआई जो है वो अर्थ प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसके अलावा एग मार्क कृषि उत्पाद से, हॉलमार्क चांदी के आभूषण से, इसके अलावा एफपीओ ये प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ से बिल्कुल सही सुमेलित है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी जो है वो पूर्ण रूप से सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शंस को। इसका डिस्क्रिप्शन है कि आईएसआई अर्थ प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद आईएसआई मार्क जो है वो वर्ष 1955 ईस्वी से भारत में औद्योगिक उत्पादों के लिए एक मानक अनुपालन चिन्ह है और यह चिन्ह प्रमाणित करता है कि एक उत्पाद भारतीय मानक ब्यूरो अर्थात BIS भारत के राष्ट्रीय मानक निकाय के द्वारा विकसित एक भारतीय मानक के अनुरूप है। इसके बाद में अगला प्रश्न है 472 नंबर प्रश्न है कि भारतीय मुद्रा के नोट पर भाषाओं के समूह में कितनी भाषाएं हैं। दोस्तों भारतीय मुद्रा के नोट पर भाषाओं के समूह में कुल मिलाकर बात करें तो 15 भाषाएं हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो इसका डिस्क्रिप्शन है कि भारतीय मुद्रा भाषा पैनल पर 15 भाषाएं लिखी गई हैं और ये भाषाएं हैं असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू। जबकि इन भाषाओं के अलावा भारतीय मुद्रा पर हिंदी और अंग्रेजी भाषा भी लिखी जाती है। इसके बाद में अगला प्रश्न है 473 नंबर क्वेश्चन की सिंडिकेट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। दोस्तों सिंडिकेट बैंक के मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय मणिपाल में है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। इसका डिस्क्रिप्शन है कि सिंडिकेट बैंक का मुख्यालय कर्नाटक के मणिपाल में स्थित था और इसे वर्ष 2021 ईस्वी में कैनरा बैंक के साथ में जब मर्ज कर दिया गया, मिला दिया गया, इसके बाद में कैनरा बैंक का मुख्यालय जो कि बेंगलुरु और इसका टैगलाइन हो गया था टुगेदर वी कैन। इसके बाद में अगला प्रश्न है 474 नंबर क्वेश्चन की एशियाई आधारभूत संरचना निवेश बैंक का मुख्यालय किस शहर में स्थित है। वह है दोस्तों बीजिंग में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा बीजिंग। इसका डिस्क्रिप्शन है कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का ये जो है एक बहुपक्षीय विकास बैंक है जिसका मुख्यालय बीजिंग में है और अन्य विकास बैंकों की तरह ही इसका मिशन अपने क्षेत्र एशिया और उसके आगे के सामाजिक और आर्थिक परिणामों में सुधार करना है। अगला प्रश्न है 475 नंबर क्वेश्चन की स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत रिपोर्ट का प्रकाशन निम्नलिखित में से किस संस्थान के द्वारा किया गया है। वो किया गया है नीति आयोग के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा नीति आयोग। इसका डिस्क्रिप्शन है कि नीति आयोग जो कि स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत रिपोर्ट नेशन इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया ये नीति आयोग के द्वारा ही जारी किया गया एक व्यापक स्वास्थ्य रिपोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 476 नंबर प्रश्न है अर्थव्यवस्था में उस स्थिति जो कि डैश कहते हैं जब बेरोजगारी प्रचलित होती है। कहने का मतलब है कि अर्थव्यवस्था में जब बेरोजगारी प्रचलित होती है तो उस स्थिति को दोस्तों मुद्रास्फीति जनित मंदी कहा जाता है या स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शंस को। इसका डिस्क्रिप्शन है कि मुद्रास्फीति जनित मंदी अर्थात स्टैगफ्लेशन एक ऐसी स्थिति है जब आर्थिक दर धीमी हो जाती है और मुद्रास्फीति अधिक हो जाती है और बेरोजगारी भी अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 477 नंबर प्रश्न के किस आर्थिक सर्वेक्षण को गुलाबी आर्थिक सर्वेक्षण भी कहा गया था। दोस्तों एक ऐसा आर्थिक सर्वेक्षण हुआ था वर्ष 2017-18 में और उसी आर्थिक सर्वेक्षण को ही इसे गुलाबी आर्थिक सर्वेक्षण कहा गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसका डिस्क्रिप्शन है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 दोस्तों अर्थव्यवस्था में लैंगिक मुद्दा के महत्व को रेखांकित करने के लिए ही गुलाबी रंग में छापा गया है। सर्वेक्षण बताता है कि उत्तर पूर्वी राज्य जो कि देश के बाकी हिस्सों के लिए एक मॉडल है वे लगातार दूसरे से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं या करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 478 नंबर प्रश्न विजया बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। दोस्तों विजया बैंक का मुख्यालय बेंगलोर में है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसका डिस्क्रिप्शन है कि बेंगलोर विजया बैंक जो है वो एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक था जिसका कॉरपोरेट कार्यालय बेंगलुरु कर्नाटक भारत में है और यह भारत के एक राष्ट्रीयकृत बैंकों में से एक है। इसका अगला क्वेश्चन है
79 नंबर प्रश्न के किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए कृषि उपज में या कृषि उपज के सहकारी विपणन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी केंद्रीय एजेंसी जिम्मेदार है? वह है दोस्तों नेफ्ट। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, NEFED, नेफ्ट। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो इसका डिस्क्रिप्शन है कि नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना जो है वो 2 अक्टूबर वर्ष 1958 ईस्वी को हुई थी। नेफेड की स्थापना जो है वो किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए ही कृषि उत्पादों के सहकारी विपणन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी। इसके अलावा अगला प्रश्न है 480 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शहर में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय है? दोस्तों यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय मुंबई में है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। इसका डिस्क्रिप्शन है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई के प्रतिष्ठित मरीमन पॉइंट क्षेत्र में है, जो कि प्रसिद्ध मरीमन ड्राइव से कुछ ही दूरी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन 481 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस बैंक की स्थापना मुथैया चंदीवरम चेट्टियार के द्वारा चेन्नई में वर्ष 1937 ईस्वी में की गई थी? वो की गई थी दोस्तों इंडियन ओवरसीज बैंक की। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो इसका डिस्क्रिप्शन है कि इंडियन ओवरसीज बैंक चिदम्बरम चेट्टियार भारतीय विदेशी बैंक के संस्थापक थे और 10 फरवरी वर्ष 1937 ईस्वी को उन्होंने देश के औद्योगिक क्षेत्र में सुधार की पहल के साथ ही इंडियन ओवरसीज बैंक की स्थापना की थी, जिसका मुख्यालय चेन्नई भारत में है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है 482 नंबर प्रश्न की, एक कंपनी जिसकी स्थापना वर्ष 2003 ईस्वी के बाद की गई थी तथा जिसका वर्तमान मूल्य जो है वो 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है, इसे उद्योग के किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों इसे जाना जाता है यूनिकॉर्न स्टार्टअप कंपनी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो इसका डिस्क्रिप्शन है कि यूनिकॉर्न स्टार्टअप कंपनी वे कंपनी है जो कि वर्ष 2003 ईस्वी के बाद स्थापित की गई है, जिसका कुल संपत्ति 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है। इसके बाद में अगला प्रश्न है 483 नंबर क्वेश्चन की, डैश बैंक अपने माइक्रो ATM टैबलेट के माध्यम से आधार आधारित लेन देन के लिए आंख की पुतली स्कैन प्रमाणीकरण सुविधा शुरू करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है? वह दोस्तों एक्सिस बैंक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक्सिस बैंक। इसका डिस्क्रिप्शन है कि मुंबई 9 अगस्त वर्ष 2018 ईस्वी को एक्सिस बैंक अपने माइक्रो ATM टैबलेट के माध्यम से आधार आधारित लेन देन के लिए आइरिस स्कैन प्रमाणिक सुविधा शुरू करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है। अगला क्वेश्चन है 484 नंबर प्रश्न की, बढ़ती का नाम जिंदगी इनमें से किस बैंक की टैगलाइन है? दोस्तों बढ़ती का नाम जिंदगी जो है ये है दोस्तों एक्सिस बैंक का टैगलाइन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, एक्सिस बैंक। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो इसका डिस्क्रिप्शन है कि एक्सिस बैंक की टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी। सिंडिकेट बैंक के यदि टैगलाइन की बात करें तो वह है विश्वसनीय, मैत्रीपूर्ण, फेथफुल एंड फ्रेंडली, जबकि कोऑपरेशन बैंक का है सभी के लिए समृद्धि अर्थात प्रोस्पेरिटी फॉर ऑल। इंडियन बैंक की है आपका अपना बैंक अर्थात योर ओन बैंक। अगला क्वेश्चन 485 नंबर, 17 दिसंबर वर्ष 1931 ईस्वी को भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की थी? दोस्तों इसको स्थापित करने वाले थे PC महालनोबिस। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, PC महालनोबिस। इसका डिस्क्रिप्शन है कि यह भारत में सांख्यिकी की सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक है और वर्ष 1959 ईस्वी में इसे राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में भी मान्यता दी गई थी, जबकि ISI का मुख्यालय ये बारानगर कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन 486 नंबर क्वेश्चन है कि खादी और ग्राम उद्योग आयोग अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ था? दोस्तों इसे पारित किया गया था वर्ष 1956 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो इसका डिस्क्रिप्शन है कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम वर्ष 1956 में पारित किया गया था और खादी और ग्रामोद्योग के विकास के लिए आयोग की स्थापना और उससे जुड़े मामले के लिए एक अधिनियम प्रदान करने के लिए पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 487 नंबर प्रश्न, वर्ष 1955 ईस्वी में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? दोस्तों इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदल के उसे किया गया है भारतीय स्टेट बैंक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो इसका डिस्क्रिप्शन है कि वर्ष 1955 ईस्वी में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदल करके भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाने के लिए बैंक ऑफ मद्रास को 2 अन्य बैंकों को बैंक ऑफ कोलकाता और बैंक ऑफ बॉम्बे के साथ मर्ज कर दिया गया था या मिला दिया गया था। अगला क्वेश्चन 488 नंबर प्रश्न की, किस अर्थशास्त्री ने पुस्तक स्मॉल इज ब्यूटीफुल की रचना की थी? वह थे दोस्तों
इंजीनियर एफ सुमाकर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। इसका डिस्क्रिप्शन को देखें तो इसका डिस्क्रिप्शन है कि स्मॉल इज ब्यूटीफुल इज सुमाकर के द्वारा लिखित एक किताब है और यह वर्ष 1973 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। अगला क्वेश्चन 489 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में रिजर्व बैंक के गवर्नर नहीं रहे हैं? वह हैं दोस्तों एम.एस. गिल, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। इसका डिस्क्रिप्शन है कि एम.एस. गिल अर्थात मनोहर सिंह गिल ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के एक भारतीय राजनेता हैं और उन्होंने युवा मामले और खेल मंत्री के रूप में कार्य किया है। दोस्तों वह भारतीय संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा में पंजाब का प्रतिनिधित्व करते हैं और उन्होंने कभी भी आरबीआई के गवर्नर के रूप में काम नहीं किया है। अगला क्वेश्चन 490 नंबर प्रश्न है कि भारत में आर्थिक सुधारों के जनक का नाम बताएं। दोस्तों भारत में आर्थिक सुधारों के जनक के रूप में पीवी नरसिम्हा राव को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, पीवी नरसिम्हा राव। इसका डिस्क्रिप्शन है कि पीवी नरसिम्हा राव जो कि पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को भारतीय आर्थिक सुधारों के जनक के रूप में जाना जाता है और उन्होंने उस समय के वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ एलपीजी की नीति पेश की जिसने कि भारतीय अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित किया। इसके बाद में अगला प्रश्न 491 नंबर प्रश्न और आज के सेशन का और कुल मिलाकर बात करें तो इकोनॉमिक्स अर्थात अर्थशास्त्र की पुस्तक का आखिरी प्रश्न जो है वह है कि निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक कंपनी बनने वाला भारत का पहला बंदरगाह है? दोस्तों वह बंदरगाह है एन्नौर बंदरगाह, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो इसका डिस्क्रिप्शन है कि एन्नौर बंदरगाह जो कि चेन्नई बंदरगाह से ये 24 किलोमीटर की उत्तर की ओर कोरोमंडल तट पर अवस्थित है।